तो आज के लेक्चर में अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2-3 सवाल फोर्स पे बेस्ड। सबसे पहला तो आपको ये सबको पता होना चाहिए, अगर आप हमें फील्ड पता है तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई। क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई। तो जैसे मैं एक सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि एक लॉन्ग वायर है ना, वहां लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। यहां पे एक प्लस क्यू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू। कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो आपसे पूछा गया है फाइंड फोर्स exerted by plus q on the charged wire। प्लस क्यू का चार्ज वायर पे फोर्स बताइए, है ना। बताइए जरा सब लोग, सुनो ध्यान से। फोर्स बताने के दो तरीके हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने जो फील्ड पढ़ाया उसका यूज कर रहा हूं कि या तो मैं क्या करूं कि इस प्लस क्यू के कारण वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स लिख दूं और उनका वेक्टर सम करूं, है ना। वायर चार्ज का वायर पे फोर्स क्या पूछा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन प्लस क्यू ऑन द चार्ज वायर। तो या तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे फील्ड लिखूं, वायर का हर पॉइंट चार्ज से डिफरेंट डिस्टेंस पे है। दूसरा मेथड, न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लस क्यू ऑन द चार्ज वायर इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज्ड वायर ऑन प्लस क्यू, है ना। चार्ज वायर प्लस क्यू पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स प्लस क्यू चार्ज वायर पे लगाएगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट। तो आप कहोगे कि आप अगर प्लस क्यू का फोर्स इस पर निकालने जाओगे तो इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, इधर ऐसा, ये सारे फोर्सेस आएंगे और इनका वेक्टर सम आएगा इधर, नेट फोर्स, है ना। आप कहोगे ये नेट फोर्स उतना ही होगा जितना ये चार्ज वायर लगाएगा इस चार्ज पे। कैसे, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो मुझे क्या करना है, तो मुझसे अगर प्लस क्यू का वायर पे फोर्स भी पूछा गया है तो भी मैं क्या करूंगा, वायर का फोर्स लिखूंगा प्लस क्यू पे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, फोर्स ऑफ वायर, सॉरी, फोर्स ऑफ वायर ऑन प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू, ये चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। भाई यही तो काम है फोर्स का। फोर्स ऑन ऑफ वायर ऑन प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू फील्ड ड्यू टू वायर, वायर की फील्ड लिख देंगे। और आर डिस्टेंस पे हमें वायर की फील्ड लिखनी आती है। कितनी होती है फील्ड भाई, 2k लैम्डा बाई आर। तो इस फोर्स की वैल्यू आ गई 2k लैम्डा क्यू बाई आर। दिस इज द फोर्स, 2k लैम्डा क्यू बाई आर। क्या किया मैंने वायर से आर डिस्टेंस पे फील्ड लिखी, उस फील्ड की वैल्यू कितनी आई, 2k लैम्डा बाई आर। वहां चार्ज रखा कितना गया, क्यू, तो उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना आंसर कितना आ गया, 2k लैम्डा बाई आर इंटू क्यू। ठीक, कोई डाउट किसी को, जल्दी बताइए डाउट है तो, वरना जल्दी से इसको लिख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में अपने से क्या कहा गया है कि अपने पास दो पैरेलल चार्ज लॉन्ग वायर है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वाले, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर। दोनों वायर्स पे फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी। क्या पूछा है आपसे, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर। सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने को क्या बताना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर। एक तो सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉ से सोच सकते हैं कि एक वायर दूसरे वायर पे जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा वायर पहले वायर पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा। मैं एक काम करता हूँ, वायर 2 के ऊपर एक छोटी सी लेंथ मान लेता हूँ। मान लेते हैं ये लेंथ यहां से यहां तक L है ना। ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, L।
तो इस पे चार्ज चार्ज आएगा इसका लैम्डा 2 इंटू एल। सिंपली लैम्डा 2 कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इस एल लेंथ पे चार्ज कितना आएगा, लैम्डा 2 इंटू एल। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये पूरा का पूरा चार्ज जिसको मैं क्यू कह रहा हूं, इस वायर से डी डिस्टेंस पे ही सिचुएटेड है क्या, है ना? ये पूरा का पूरा वायर, ये पूरा का पूरा चार्ज इससे डी डिस्टेंस पे, या मैं कहूं तो लैम्डा 2 वाला पूरा का पूरा वायर ही डी डिस्टेंस पे है। तो उस पूरे वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2k लैम्डा बाई डी, और डायरेक्शन होगी दूर की तरफ। तो मैं अगर लिखूं F, फोर्स ऑन लेंथ L, लेंथ L पे अगर फोर्स लिखूं तो उसकी वैल्यू आएगी Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, है ना? L लेंथ किस पे मानी है, 2 पे, तो 2 की L लेंथ पे फोर्स इक्वल टू चार्ज जो मैंने 2 पे लिया है इंटू E1, E1 क्या है, 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया अपना F, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना? इट इज इक्वल टू Q, Q को क्या लिखेंगे बेटा, लैम्डा 2 इंटू एल, नहीं वो F अपॉन एल नहीं है, ये F है ना? फोर्स ऑन लेंथ एल, तो F इक्वल टू उस एल लेंथ पे फोर्स लिख रहे हैं, लैम्डा 2 इंटू एल इंटू ये चार्ज लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा 1 अपॉन डी, ये Q लिख दिया और ये E1 लिख दिया। तो इस फोर्स की वैल्यू आ गई 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू एल अपॉन डी। अपने से फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है, इट विल बी 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन डी, है ना? मतलब क्या किया, एक की फील्ड लिखी, उससे दूसरे की एल लेंथ पे फोर्स निकाला, और फिर मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर दिया। तो इट इज 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन डी। जैसे वहां 2k लैम्डा वायर फील आती थी ना, उसको मान लो सामने वाले के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। जल्दी लिखिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा ठीक ठीक सवाल है, बट सोचे तो कर सकते हैं। ये एक चार्ज रिंग है, क्या है, चार्ज्ड रिंग, जिसपे चार्ज Q है और रेडियस R है। इसकी एक्सिस के अलोंग एक लाइन चार्ज रखा गया है, ये इसके सेंटर से स्टार्ट हो रहा है ना, ये एक लाइन चार्ज है, ये इसकी एक्सिस के अलोंग रखा गया है और ये इंफिनिटी तक गया है ना? ये लैम्डा वाला है, दिस इज लाइन चार्ज, है ना? और इसका एक एंड हमारे पास है ना? तो अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लाइन चार्ज है, इसका एक एंड हमारे पास है, कहाँ है वो, इसके सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे, और हमारे पास एक चार्ज रिंग है, क्या है, एक चार्ज रिंग है। दो चीजें हैं, मतलब ऐसा मान लो कि ये अगर चार्ज रिंग है तो इसके सेंटर पे ऐसे यहां से लेके इंफिनिटी तक एक चार्ज वायर रखा हुआ है ना? तो आपसे पूछा गया है, अच्छा ये समझ में अपने को आता है क्या, कि जितना वायर फोर्स वायर चार्ज पे वायर रिंग पे लगाएगा, उतना ही फोर्स रिंग कहाँ लगाएगा, वायर पे। क्या बोला मैंने, जितना फोर्स वायर रिंग पे लगाएगा उतना ही फोर्स रिंग वायर पे लगाएगा, ठीक है? तो आपसे पूछा गया है फाइंड फोर्स बिटवीन रिंग एंड लाइन चार्ज। क्या पूछा गया है, फाइंड फोर्स बिटवीन रिंग एंड लाइन चार्ज, बताइए। चलो सबसे पहले मैं जो पूछता हूँ वो बताएंगे आंसर में, चैट बॉक्स में लिख के। कितने लोगों ने फोर्स निकालने के लिए रिंग की फील्ड लिखी और चार्ज पे फोर्स लिखा, लाइन चार्ज पे? वो बताएंगे कि मैं ऐसे करके, है ना, मैं मतलब नहीं लिख देना ऐसा। कितने लोगों ने ये फोर्स निकालने के लिए रिंग की फील्ड लिखी और लाइन चार्ज पे फोर्स लिखा? एक, दो, तीन, चार। तो आप लोगों ने नहीं, आपने फिर रिंग की फील्ड लिखी, गलत किया, मतलब किया, आंसर सही है, सही किया, बट हाँ गुड। अच्छा कितने लोगों ने
लॉन्ग वायर की फील्ड लिखी और रिंग पे फोर्स लिखा, उल्टा, मतलब फील्ड लिखी वायर की और फोर्स लिखा इसका कुणाल, और एक दो जनों ने, ठीक है। दोनों मेथड सही है, आसान दूसरा वाला है, दोनों मेथड सही है ना। आसान दूसरा वाला है, कैसे आसान है देखो, अभी तुम खुद बोलोगे दूसरा वाला आसान है। देखना, अगर अपन पहले मेथड से जाएं तो मैं क्या करूंगा, पहले मेथड के लिए यहाँ पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाऊंगा और एक dx का एलिमेंट मानूंगा, उसका चार्ज लिखूंगा dq। फिर मैं रिंग की फील्ड लिखना जानता हूं इधर, है ना। रिंग की फील्ड क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग x डिस्टेंस पे, तो आप कहोगे k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये क्या है, रिंग की फील्ड, है ना। इसको इस dq से मल्टीप्लाई करेंगे, dq को क्या लिखोगे, लेमडा इंटू dx। तो फोर्स df क्या आएगा, dq इंटू e। तो dq की वैल्यू कितनी है, लेमडा इंटू dx इंटू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। इस x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू इंफिनिटी तक आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बट इससे ज्यादा एक आसान मेथड है ना, देखना ध्यान से क्या है वो मेथड, इजी मेथड, है ना। भाई अगर मैं इस वायर की ही फील्ड लिखूं रिंग की लोकेशन पे, रिंग के किसी भी एलिमेंट के लिए मैं अगर वायर की ही फील्ड लिखूं, तो पूरा का पूरा रिंग वायर से आर डिस्टेंस पे है। क्या मुझे सेमी इनफाइनाइट वायर की फील्ड लिखनी आती है आर डिस्टेंस पे, बिल्कुल। इधर होगा के लेमडा बाई आर और इधर होगा के लेमडा बाई, है ना। के लेमडा बाई आर वायर के पैरेलल और के लेमडा बाई आर वायर के परपेंडिकुलर। अब आप जरा सोच के देखो कि ये जो कंपोनेंट है जो एक तरह से रिंग के रेडियल होगा, वो हर एलिमेंट पे आएगा, इधर भी आएगा बेटा, के लेमडा बाई आर और के लेमडा बाई आर। ये मैं फील्ड लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, फील्ड। किसकी फील्ड लिख रहा हूँ, वायर की फील्ड रिंग की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, है ना। क्या लिख रहा हूँ, वायर की फील्ड रिंग की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। आप अगर सोच के देखो तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल होगा। अगर मैं इसको आपको दूसरे डायग्राम में बना के दिखाऊं तो आप कहोगे रिंग पे हर जगह फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। सिमिलरली इसके ऑपोजिट पॉइंट पे भी एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ऐसे ही यहाँ वाला पॉइंट लोगे, यहाँ वाला पॉइंट लोगे, हर पॉइंट पे एक कंपोनेंट आएगा जिसको आप कह सकते हो कि रिंग की एक्सिस के पैरेलल, अगर ये रिंग माने तो रिंग की एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट आएगा रिंग के रेडियल डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड रेडियल, मतलब अगर एक रिंग है ना, ये डायरेक्शन रेडियल कहलाती है ना। तो ये वाले फोर्स तो हमेशा कैंसल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये फोर्स कैंसल हो जाएंगे। मतलब इस कंपोनेंट की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से तो कोई फोर्स ही नहीं आएगा। तो नेट फोर्स आएगा किसकी वजह से, सिर्फ इस कंपोनेंट, है ना। तो आप कहोगे कि पूरी रिंग पे ये फील्ड कितनी है, के लेमडा बाई आर, रिंग पे चार्ज कितना है, क्यू। तो आप लिखोगे फोर्स ऑन रिंग, फोर्स ऑन रिंग इज इक्वल टू, कितनी फील्ड लिख रहा हूं मैं, के लेमडा बाई आर मल्टीप्लाइड बाय रिंग पे चार्ज कितना, q। so this is the answer, k lambda q by r, and this force is parallel to axis। कहाँ है ये फोर्स, पैरेलल टू एक्सिस। क्या बताया मैंने, क्या आसान था लिखना, रिंग की फील्ड, सॉरी वायर की फील्ड लिखना और उसके कारण रिंग पे फोर्स बताना, क्योंकि रिंग पे जो ये रेडियल फोर्सेस है ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे हर जगह, हर जगह इक्वल इक्वल लगेगा, तो वो कैंसिल होगा। उस फोर्स का काम होगा वो रिंग में टेंशन लेके आएगा, आगे करेंगे इस पर, अभी नहीं कर रहे। और जो दूसरा फोर्स होगा वो एक तरह से इस रिंग पे नेट फोर्स लेके आएगा। तो ये वाला, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, सिर्फ अपने को ये सोचना था कि ये फोर्स, ये वाले कंपोनेंट के फोर्सेस आपस में हर जगह रिंग पे कैंसिल होंगे और सिर्फ बचेगा रिंग की एक्सिस के पैरेलल फोर्स, है ना। तो इस मेथड में कुछ लिखने के लायक है नहीं, इसलिए आप ये मेथड लिख लो जल्दी से। किसी को ये लिखना हो तो ये भी लिख सकता है,
मैं दे रहा हूं आपको 30 सेकेंड दोनों स्लाइड के लिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, आखिरी क्वेश्चन, है ना। सब लोगों को सर्कुलर मोशन के बेसिक्स आते हैं क्या? मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन के बेसिक्स अगर सबको आने चाहिए, वैसे इसके लिए सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है, मान लो v स्पीड से r डिस्टेंस पे, r रेडियस के सर्कल में, तो उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, जो उसको घुमा रहा होता है, जो भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे, उसकी वैल्यू होती है m v स्क्वायर अपॉन r, अगर पार्टिकल का मास m है तो, ठीक है। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन v, बिल्कुल लॉजिक की बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज द टाइम पीरियड। t क्या है? टाइम पीरियड। आई होप ये सबको आता होगा, बेसिक है ये सर्कुलर मोशन का, है ना। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं mv स्क्वायर अपॉन r लिख सकता हूँ, और टाइम पीरियड को मैं 2 पाई r अपॉन v लिख सकता हूँ, है ना। अब ये मैंने क्यों पूछा या क्यों बताया? तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं कि एक लॉन्ग वायर है, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है ना। ये क्या है? लॉन्ग वायर। इसके लिए अपने को चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा दे रखी है। चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस लेमडा। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, मास एम होता है। तो ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है ना, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, मानना है कि mg है ही नहीं, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। ये इसके चारों तरफ एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो आपको बताना है फाइंड, पहला क्वेश्चन स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है स्पीड ही बताओ, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं वैसे, स्पीड बताओ। आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन। डिस्टेंस नहीं दी है मान लेना, है ना, नहीं दी है इसका मतलब आंसर में नहीं आएगा, है ना। डिस्टेंस मैंने क्वेश्चन में नहीं दी है कि कितनी डिस्टेंस पे घूम रहा है, इसका मतलब आंसर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये चीज ध्यान भी रखनी है, कई बार क्वेश्चन में आता है ना। जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ, है ना। ऑलमोस्ट लोगों ने सही आंसर दे दिया है, ज्यादातर लोगों ने दे भी दिया है ना। तो मैं इसी स्लाइड पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन इस वायर के चारों तरफ घूम रहा है सर्कल में, ये वायर पे तो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, है ना। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स उसको कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा सर्कुलर मोशन के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लिखूंगा, वो लिखूंगा वायर की फील्ड इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो चार्ज इंटू फील्ड, फील्ड कितनी? 2k लैम्डा बाई आर, मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पे घूम रहा है ना, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r, r से r कैंसिल हो गया, तो यहां से अपने को v की वैल्यू मिल रही है बेटा 2k लैम्डा e अपॉन m का अंडर रूट। What is V? 2k lambda E upon m का अंडर रूट। ध्यान से देखो, दिस स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। मतलब अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को या इस इलेक्ट्रॉन को
इस लैम्डा वायर वाले से कितनी भी डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दूं तो ये सर्कल में घूमने लगे, है ना। इतनी स्पीड, कितनी भाई, 2 और k तो कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, और मैंने वायर फिक्स रखा है तो लैम्डा भी कांस्टेंट है। मतलब मैं एक फिक्स वायर से कितनी भी डिस्टेंस पे जाके अगर ये स्पीड दे दूं जो ये कैलकुलेट होके आएगी तो वो चार्ज पार्टिकल उसके चारों तरफ सर्कल पे घूमने लगेगा। दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, इसकी स्पीड रेडियस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगी, है ना। अब टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई आर अपॉन वी। तो टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा ज्यादा रेडियस के सर्कल में घूमेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम रेडियस के सर्कल में घूमेगा तो कम टाइम लगेगा, है ना। जल्दी से लिख लीजिए, ये रिजल्ट रेडियस पे डिपेंड। ठीक है बेटा, तो ये अपना फील्ड का बेसिक वाला पार्ट फिनिश हो गया। अब अपन फ्लक्स सीखेंगे, फिर अपन फील्ड का एक छोटा सा पार्ट वहां पे और लेंगे। अभी पहले अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखने से पहले अपने को ये जानना है कि फ्लक्स क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ है, आगे तुम्हें मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल एक जैसा ही निकालते हैं, बस अंतर ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। फ्लक्स का मीनिंग से पहले ऐसा मान लो फ्लक्स की फील लेके देखते हैं, है ना, कि फ्लक्स है क्या। तो ऐसा समझो कि बारिश हो रही है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से, बारिश ऐसे मान लेते हैं वर्टिकली हो रही है ना, बिल्कुल वर्टिकल बारिश हो रही है ना। और नीचे मैंने 3 कंटेनर रख रखे हैं। पहला कंटेनर ऐसा है, मतलब माउथ इधर है। दूसरा कंटेनर ऐसा है, मतलब माउथ इधर है। और तीसरा कंटेनर ऐसा है, सेम कंटेनर है ये, है ना, ऐसा है। ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा एक चौथा कंटेनर भी है ना। मतलब मान लो ये तीनों ग्लास हैं, पानी का ग्लास, और ये बाल्टी है ना। अच्छा एक पांचवा बनाऊंगा, एक कंटेनर और है भैया, है ना। ऐसा कोई डिजाइनदार कंटेनर है, नीचे से बंद नहीं, ये उसका माउथ है ना, माउथ। फ्लास्क टाइप का, फनल टाइप का मान लो ना, ये पांचवा कंटेनर है। ठीक है, सबसे पहले मैं जो जो पूछ रहा हूँ वो बताना। 1, 2 और 3, 4, 5 को भूल जाओ। 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा किसमें पानी कलेक्ट होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, 1 में, है ना। तो इन तीनों में 1 में सबसे ज्यादा, 2 में उससे कम, और 3 में सबसे कम। बहुत अच्छे, ठीक है। तो उसका रीजन क्या कहेंगे कि इसका माउथ जो है वो एक तरीके से पूरा का पूरा पानी रिसीव कर रहा है, जबकि इसका माउथ पानी के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिसीव कर रहा है, और इसका माउथ से तो पानी ऐसे निकल जा रहा है। मतलब अगर ये कंटेनर मैंने ऐसा रख दिया ना तो पानी तो ऐसे निकल गया, इसके माउथ को क्रॉस करके ही नहीं गया। तो कंटेनर में पानी कब आएगा, जब पानी उसके माउथ को क्रॉस करके जाएगा, या कहूं तो परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जाएगा। ठीक, ये बात सबको समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एरिया वेक्टर, हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। अच्छा फोर्थ में, फर्स्ट फर्स्ट और फोर्थ, अरे फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों एक ही ओरिएंटेशन में रखे हुए हैं, लेकिन फोर्थ का एरिया ज्यादा है तो उसमें पानी ज्यादा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, उसका एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा पानी रिसीव करेगा। सिमिलरली ये जो फनल है ना, इसका नीचे का पार्ट तो छोटा है बट ये भी ज्यादा पानी रिसीव है ना। तो इसका मतलब कितना पानी आया ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया पे, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया के मैग्नीट्यूड पे, किस पे, एरिया के
मैग्नीट्यूड पे कि एरिया ज्यादा है या कम है, और दूसरा उस एरिया का ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, इस स्लाइड में कुछ लिखने के लायक नहीं है, तो इसमें कुछ लिखने को नहीं दे रहा मैं। ठीक है, ऐसे ही आप सबने सोलर प्लेट्स देखी होगी, है ना, ऐसे सोलर प्लेट्स लगी होती है ना। इनको ना एक पार्टिकुलर एंगल पे रखते हैं, ऐसे रखते हैं ना कि इन पे बिल्कुल सनलाइट ना ऐसे परपेंडिकुलर आए। मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे सनलाइट ऐसा, जब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो तो सनलाइट इसके परपेंडिकुलर आए, या फिर मैं कहूँ तो मैक्सिमम सोलर फ्लक्स इंश्योर करते हैं। क्या इंश्योर करते हैं? मैक्सिमम सोलर फ्लक्स। सिमिलरली यहाँ जो ये पानी का सीखा ना, इसको आप समझ सकते हो वाटर फ्लक्स में, है ना। तो यहाँ एक तरह से ज्यादा पानी जमा होना, मतलब एक तरीके से ज्यादा वॉल्यूम जमा होना मतलब कहेंगे ज्यादा फ्लक्स, और कम जमा होना मतलब कम फ्लक्स, है ना। अच्छा, बारिश तेज होने लगे, बारिश तेज होने लगे मतलब एक तरह से बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाए तो ज्यादा पानी जमा होगा, बारिश धीमी हो तो कम पानी जमा होगा, है ना। तो ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? कंटेनर में कितना पानी जमा हुआ, कि बारिश कितनी तेज हो रही है, एरिया जिससे कंटेनर में पानी जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और वो एरिया कैसे ओरिएंटेड है, या मैं कहूँ तो एरिया का सिर्फ वो कंपोनेंट पानी को जमा कर रहा है जिसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जा रहा है ना। तो यहीं से अपन फ्लक्स के बारे में कहते हैं कि फ्लक्स की फील थी कि फ्लक्स होता क्या है। तो हमने क्या सीखा कि अगर मान लो ये बारिश जो ये फील्ड लाइंस है, क्या है, बारिश जो है वो फील्ड लाइंस है, तो फ्लक्स तभी होगा जब फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस करके जाएगी। फ्लक्स तभी होगा जब फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करके जाएगी। अगर वो एरिया से पैरेलल निकल गई ना तो फ्लक्स नहीं होगा। यही अपन समझेंगे और फिर अपन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। इसमें ऐसा लिखने जैसा कुछ नहीं था, सुनने की कहानी थी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? अपन कौन सा फ्लक्स सीखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, है ना। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें मैंने एक एरिया ऐसा रख दिया बेटा, दिस इज द एरिया, एक डिस्क जैसा कुछ मान लो। ठीक है, एरिया वेक्टर होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर मानते हैं। अब ये एरिया वेक्टर है क्या? भाई एरिया वेक्टर कहाँ से आ गया? एरिया तो स्केलर होता था। तो ज्यादातर लोगों को पता होगा, ना पता हो तो जान लो कि हमने अभी पिछले वाले इलस्ट्रेशन में ये समझा कि कितना पानी जमा हो रहा है, इसके लिए एरिया का मैग्नीट्यूड तो इम्पोर्टेंट है ही सही, एरिया कैसे ओरिएंटेड है ये भी इम्पोर्टेंट है। और जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन या उसका ओरिएंटेशन दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं तो उस पार्टिकुलर जगह पे हम उसे वेक्टर की तरह लेते हैं। इसीलिए फ्लक्स की कैलकुलेशन में हम एरिया को वेक्टर की तरह लेते हैं, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। एरिया वेक्टर, ए वेक्टर क्या है? दिस इज द एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। कैसा होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर इस सरफेस के दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक ऊपर और एक इधर भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। तो एक प्लेन सरफेस के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है ना, आप किसी को भी मान सकते हो, या आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। लेकिन एक क्लोज्ड सरफेस, जब एक क्लोज सरफेस की बात होगी तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसमें फिक्स है कि एरिया वेक्टर किसको मानते हैं। ठीक, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी अपन पहले फ्लक्स को लिख रहे हैं क्या है। ठीक, तो आप सोच के देखो तो ये पूरा एरिया हमारे काम का नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइन सिर्फ उसी एरिया को क्रॉस करके जा रही है जो एरिया ये वाला है ना। ये जो एरिया है ना, फील्ड लाइन सिर्फ इसको क्रॉस करके जा रही है, तो सिर्फ यही हमारे लिए क्या दे रहा है? फ्लक्स। तो अगर ए है थीटा एंगल पे तो ये कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट है ए साइन थीटा। इससे कोई फ्लक्स नहीं है, नो फ्लक्स, है ना। ए साइन थीटा किसका एरिया वेक्टर होगा? देखना, ये जो एरिया होगा ना इसका एरिया वेक्टर होगा ए साइन थीटा, और ये जो एरिया वेक्टर बनेगा उसका कंपोनेंट, इसका एरिया वेक्टर बनेगा ए कॉस थीटा। फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपको मैंने दिखा रखी है, तो इससे कोई फ्लक्स होगा क्या? जीरो। ये वो वाला केस है जब ग्लास को मैंने ऐसे रखा था और पानी उसके माउथ से पास हो रहा था,
उसके माउस के पैरेलल, तो कोई पानी जमा नहीं होगा और इसमें जो फ्लक्स होगा वही फ्लक्स हमारे काम का है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से आती है इस पार्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। क्या कहते हैं? ई इंटू ए कॉस थीटा। इस ए कॉस थीटा को कई बार प्रोजेक्टेड एरिया भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब अगर मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग लाइट आ रही होती, क्या आ रही होती? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग लाइट आ रही होती, तो ये जो मैंने एरिया लिया था उसकी जो इमेज बनती वो क्या होता? प्रोजेक्टेड। एक्चुअली यही ए कॉस थीटा। तो इसको कई बार अपन क्या ले लेते हैं? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया को कैसे समझा? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग लाइट आ रही होती तो जो उसकी इमेज बन रही होती किसकी? डिस्क की, वही या जो भी चीज रखी हो उसकी जो इमेज बन रही होती उसको कहते हैं उसका प्रोजेक्टेड एरिया। या इसको E डॉट ए भी लिख सकते हैं। E डॉट ए को ही ओपन करेंगे तो क्या आएगा? E इंटू ए इंटू cos theta, where theta is the angle between area vector and electric field vector, और area vector surface के परपेंडिकुलर होता है ना? क्या क्या सीखा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कहते हैं E इंटू ए cos theta, where a cos theta is the area from which electric field lines are passing, और कहूँ तो ये प्रोजेक्टेड एरिया है, ठीक है। और एरिया वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? किसी सरफेस एरिया के नॉर्मल से। इसको मैं ए डॉट ए भी, ई डॉट ए भी लिख सकता हूँ। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। अब मैं इसको दो केसेस में लेके बताऊंगा, जब ई वेक्टर कांस्टेंट हो और जब ई वेक्टर वेरिएबल हो। बट ये जनरल डेफिनेशन है, वैसे मुझे इसको डिफरेंशियल और इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना चाहिए था जनरल डेफिनेशन के अंदर, बट क्योंकि ठीक है अपने को सिर्फ हम समझ रहे हैं तो अपन इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई डॉट ए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक था। ठीक, अब मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। कैसी हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो जो मैं फ्लक्स लिखूंगा, फ्लक्स, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ? ई डॉट ए वेक्टर, है ना? ए वेक्टर कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर ए वेक्टर में फिक्स हो तो सीधा आ जाएगा, वरना ई डॉट ए आएगा, या इंटीग्रेशन ई डॉट ए ऐसा लिख सकते हो, है ना? इंटीग्रेशन ई डॉट ए, ई डॉट ए में ई, इसको आप फिर ऐसा ओपन करके लिखोगे, इसको डी ए लिख लो, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। और क्योंकि ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा, तो आप कहोगे ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अगर एरिया वेक्टर भी कहीं चेंज ना हो रहा हो तो अपन सीधा इंटीग्रेट करके मतलब सीधा अपन ई इंटू ए कॉस थीटा से ही निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, मतलब सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है कि ई और ए के बीच का एंगल भी क्या है। हो सकता है एंगल भी चेंज ना हो, थीटा भी बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी ए बचेगा, है ना? अगर मान लो ई और ए के बीच का एंगल भी चेंज ना हो रहा हो तो कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ई कॉस थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, डी ए का मैग्नीट्यूड मतलब टोटल एरिया, है ना? और अगर ई वेरिएबल हो तो फ्लक्स क्या आएगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब मैं यहाँ से ई को बाहर नहीं निकाल सकता, ई का जो फंक्शन होगा वो रख देंगे, डी ए का फंक्शन रख देंगे, एंगल में शायद मोस्टली एंगल कांस्टेंट आता है, इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? ओपन करके तो मैं लिख सकता हूँ ई इंटू डी ए कॉस थीटा, बट मैं यहाँ से ई को बाहर नहीं निकाल सकता, यहाँ पे ई को बाहर निकाल सकते है ना? क्वेश्चन में अपने को पता चल जाता है क्या होता है। जनरली थीटा कांस्टेंट मिल जाता है। थीटा क्या है? theta, this is angle between E vector and area vector। जनरली थीटा कांस्टेंट मिल जाता है, क्योंकि तभी थीटा कांस्टेंट के केस में अपन उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, अपन जब गॉस लॉ से क्वेश्चन करने जाते हैं
तो अपन गॉसियन सरफेस मानते ही ऐसी हैं कि हम उसे सॉल्व करके इजीली इंटीग्रेट कर पाए। जल्दी से लिख लीजिए। यहाँ डॉट है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट डी है, यहाँ भी डॉट है। टोटल फ्लक्स, फ्लक्स को फाई से लिखते हैं। अच्छा, फ्लक्स के बारे में कुछ बेसिक सी बातें आप यहाँ से समझ भी गए होंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या आएगी, जरा सोचो। फील्ड इनटू एरिया कर रहे हैं। फील्ड की यूनिट एक तो होती है न्यूटन पर कूलम, तो एक तो यूनिट होगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और एक होती है वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एक होती है वोल्ट इंटू मीटर। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये दिखाता है कि इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट है। जल्दी लिख लीजिए। चलिए, यहां तक लिख लिया। अब एक चीज, एक दो बातें और बता रहा हूं, ध्यान रखना है ना, कि फ्लक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स लिख लो या लिख लो ऐसा कि प्रोपोर्शनल टू number of field lines passing through any area, है ना। मतलब more lines, इसका मतलब more flux। अगर सेम एरिया से ज्यादा लाइंस पास हो रही हैं, फ्लक्स रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। ज्यादा लाइन ज्यादा फ्लक्स, कम लाइंस कम फ्लक्स। जैसे कि मान लो मैं बिल्कुल एक जैसे दो एरिया मान लूं, है ना। अच्छा, एक छोटा एरिया भी मान लो, या पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, है ना। तो आप कहोगे इससे ज्यादा फ्लक्स है, मोर फ्लक्स, और इससे कम फ्लक्स है, कम फील्ड लाइन पास हो रही है, मतलब कम फ्लक्स है। अच्छा, कि कैसे कम फ्लक्स आ सकता है, ऐसे भी सोचो कि जहां फील्ड लाइंस कम है, इसका मतलब वहां फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है, फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, तो ई इंटू एरिया के फॉर्मूले में ई वीक है ना। और अगर सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो सेम फ्लक्स, मोर फ्लक्स, मोर लाइंस मोर फ्लक्स, लेस लाइंस लेस फ्लक्स। और ऐसा भी ध्यान रख सकते हो, सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस means सेम फ्लक्स। अगर सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसका मतलब सेम फ्लक्स पास होगा। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, फिर मैं आपको ये स्लाइड दिखा दूंगा, देखना ध्यान से। कि मान लो एक पॉइंट चार्ज है ना, क्या करते हैं ना कि इसकी फील्ड लाइन मान लो ऐसी होती है, फील्ड लाइन पैटर्न इसका पॉइंट चार्ज का। यहाँ क्या किया ना कि एक ऐसा एक डिस्क ये बनाई और एक ऐसा एरिया वाली डिस्क ये बनाई। इसके अंदर से भी फील्ड लाइन जा रही होंगी, है ना, हर जगह से फील्ड लाइन जा रही होगी। ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। तो कहते हैं फ्लक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ 1 और 2 का फ्लक्स इक्वल होगा, क्योंकि जो भी फील्ड लाइन 1 के अंदर से पास होगी वही फील्ड लाइंस 2 के अंदर से भी पास होगी। तो 1 का फ्लक्स इक्वल टू 2 का फ्लक्स होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही कई बार पूछ लेते हैं, बताओ इनके फ्लक्स में क्या रिलेशन होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा। नहीं, वो फील्ड लाइन ऐसे डाइवर्ज होकर सीधे जा रही है, तो जो फील्ड लाइन A1 से निकली है वही फील्ड लाइन अल्टीमेटली A2 से भी पास हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि A से फील्ड लाइन इक्वल टू 1 से फील्ड लाइन इक्वल टू 2 से फील्ड लाइन, मतलब 1 का फ्लक्स इक्वल टू 2 का फ्लक्स। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये याद रखना है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये, है ना। फिजिक्स में अपन ये मान के चलते हैं फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस
क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस जैसे स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, इससे सारे ढक्कन बंद है। फॉर अ क्लोज सरफेस आउटवर्ड नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, मैंने कहा ना हर सरफेस के दो नॉर्मल होते हैं, तो आउटवर्ड नॉर्मल इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, है ना। क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। जैसे मान लो बेटा आपके पास ना एक क्यूब हो, क्या हो, क्यूब, क्यूब की हर फेस के लिए दो नॉर्मल होंगे, तो अपन एरिया नॉर्मल वेक्टर का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या मानेंगे, मान लो इस सरफेस की बात हो रही है तो ये होगा अपना नॉर्मल वेक्टर, है ना। इस सरफेस की बात हो तो बाहर वाला, इस सरफेस की बात हो तो नीचे वाले के लिए नीचे वाला, है ना, इसके लिए ऊपर वाला, इसके लिए इधर वाला, और इसके लिए बाहर वाला, है ना। एरिया वेक्टर को कई बार एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर से भी लिखते हैं। तो आउटवर्ड नॉर्मल को क्या मानते हैं अपन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, है ना। तो इस केस में अपन आउटवर्ड नॉर्मल को कहते हैं इट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये याद रखना है, मतलब बाहर की तरफ जो नॉर्मल है वो एरिया वेक्टर की पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट को जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि एक क्लोज सरफेस से, है ना, अगर फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, है ना, वी कैन से if electric field lines come out from a closed surface, अगर एक क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही हैं, देन इट विल हैव पॉजिटिव फ्लक्स। कैसा फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स। और इसका ठीक उल्टा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस को एंटर करती है, इट विल हैव नेगेटिव फ्लक्स। अगर फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो सोचो एरिया वेक्टर भी बाहर और फील्ड वेक्टर भी बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल, है ना, हमेशा जीरो हो जरूरी नहीं है, लेकिन 0 और 90 के बीच ही होगा। तो अगर फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 से 90 के बीच हो तो फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब मैं कहूं किसी भी सरफेस से, क्लोज सरफेस से अगर फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर किसी भी फील्ड लाइन से किसी भी एरिया से फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं तो उसके कारण फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब क्लोज सरफेस से आउटगोइंग फील्ड लाइंस का फ्लक्स पॉजिटिव होता है और इनकमिंग फील्ड लाइंस का फ्लक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए एक बात यहाँ पे और सीखते हैं, है ना, कि मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है ना, मैं 2D में दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली में क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, ठीक है। और ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी भी हो सकती है, बट सोर्स कहीं बाहर है, तो फील्ड लाइन एंटर होगी और बाहर जाएगी, तो इससे नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। क्यों, सोर्स कहाँ है, आउटसाइड, दिस इज सोर्स, जो भी सोर्स हो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड। अगर मैं कहूं बेटा सोर्स बाहर है तो उसके बाहर, मतलब अगर अपना कोई भी क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स उससे बाहर है, तो उस सरफेस से फ्लक्स हमेशा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस और टर्मिनेट होती कहाँ है, चार्ज पे ना। अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज फील्ड का या चार्ज का सोर्स कहाँ है, बाहर, तो फील्ड लाइन पूरी की पूरी तरह से सरफेस को क्रॉस करके बाहर निकलेंगी। जितनी फील्ड लाइंस अंदर आएंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। तो फ्लक्स एंटरिंग इक्वल टू
या प्लस फ्लक्स आउटगोइंग इक्वल टू 0। ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। जितना नेगेटिव फ्लक्स होगा उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स होगा और नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। मैं कह सकता हूं किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर सिचुएटेड किसी भी सोर्स के लिए नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि सारी फील्ड लाइंस जितनी भी अंदर आएंगी उतनी फील्ड लाइन बाहर जाएंगी। क्यों? बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से गॉस लॉ की फाउंडेशन है ना। क्योंकि फील्ड लाइंस के प्रोड्यूस या टर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए? चार्ज, है ना। फील्ड लाइंस कहां से प्रोड्यूस होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। कहां टर्मिनेट होती हैं? नेगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान से सुनना मेरी एक बात, मैं फिर लिखने का टाइम दे रहा हूं। मान लो, बहुत ध्यान से सुनना, 100 लाइंस एंटर होती हैं और 80 लाइंस बाहर जाती है ना। क्या होता है? 100 लाइंस एंटर होती हैं और 80 लाइंस बाहर जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि 20 लाइंस टर्मिनेटेड, 20 लाइन अंदर टर्मिनेट हो गई, 20 लाइंस अंदर टर्मिनेट हो गई। ये फर्स्ट केस मान रहा हूं, है ना। और मैं दूसरा केस मान रहा हूं बेटा कि वही 100 लाइंस यहां से आती हैं। बहुत ध्यान से समझना पहले सब लोग, है ना। और 120 लाइंस बाहर जाती हैं। इसका मतलब 20 लाइंस आर प्रोड्यूस्ड, अंदर 20 लाइन बनी इनसाइड, है ना। ये दूसरी सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन है कि 100 लाइन आई और 100 लाइन ही बाहर गई, है ना। मैंने 3 सिचुएशन आपके सामने डिस्कस किया। पहले में मान लेते हैं ये तीनों क्लोज सरफेसेस हैं, 100 लाइंस आती हैं और 80 लाइंस बाहर जाती हैं। दूसरे में 100 लाइंस आती हैं और 120 लाइंस बाहर जाती हैं। और तीसरे में 100 लाइंस आती हैं और 100 लाइंस जाती हैं। बताओ पहले केस के लिए क्या कह सकते हो? चैट बॉक्स में लिख के बताना, पहले केस के लिए क्या कह सकते हो? गुड। सौम्या का आंसर बिल्कुल सही है। उत्कर्ष की बात भी सही है। पहले केस में एक तो क्या होगा कि नेट फ्लक्स नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, तभी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत लोगों ने सही आंसर दे दिया, अंदर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि फील्ड लाइन 20 लाइन टर्मिनेट हो गई। ऐसा तभी पॉसिबल है जब अंदर क्या रखा हो? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे नेट फ्लक्स भी कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि आपको दिख रहा है कि नेगेटिव फ्लक्स ज्यादा है, पॉजिटिव फ्लक्स कम है। यहां देखो 100 लाइंस आई और 120 लाइन गई, मतलब पॉजिटिव फ्लक्स ज्यादा है और नेगेटिव फ्लक्स कम है। नीचे अंदर नेट चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। तभी ऐसा हो सकता है। 20 एक्स्ट्रा लाइन कहां से आई होंगी? अंदर रखे पॉजिटिव चार्ज ने प्रोड्यूस की होगी। तो इसमें नेट फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। और इसमें जितनी लाइन आई उतनी ही लाइन चली गई, इसमें नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0। और अंदर कोई चार्ज नहीं, है ना। इसी को दूसरे वर्ड्स में गॉस लॉ के फॉर्म में कहते हैं, है ना, कि किसी भी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स तभी होता है जब उसके अंदर चार्ज होता है और वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यही चीज तो है कि फ्लक्स तभी होगा जब अंदर चार्ज होगा, है ना। क्योंकि बाहर वाले तो जितनी फील्ड लाइन आई उतनी बाहर चली जाएंगी। अगर कम फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, इसका मतलब कुछ फील्ड लाइन टर्मिनेट हो गई, मतलब अंदर चार्ज नेगेटिव। न्यूट्रल बॉडी, हाँ न्यूट्रल बॉडी नहीं कह रहा मैं, कोई भी अंदर नेट चार्ज 0 हो सकता है। अंदर 3 चार्ज बॉडीज रखी, बॉडी नहीं, ये एक सरफेस है ना जो मैंने बनाई है, ये हाइपोथेटिकल सरफेस भी हो सकती है ना। ठीक है। तो किसी भी सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, अगर उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो कहते हैं नेट फ्लक्स 0 होता है। मतलब उसके अंदर, उस बाउंड्री के अंदर कोई चार्ज नहीं है। किसी भी बाउंड्री से अगर बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस का नंबर अंदर आने वाली फील्ड लाइन से ज्यादा हो, इसका मतलब अंदर चार्ज पॉजिटिव है, तभी वो फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई। और अगर किसी सरफेस या बाउंड्री से इनक्लोज्ड
अंदर आने वाली फील्ड लाइन ज्यादा हो, जाने वाली फील्ड लाइन कम हो, इसका मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड है, तभी वो फील्ड लाइन टर्मिनेट हुई। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? है ना? जल्दी से नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is zero. Net flux through a closed surface is zero due to an outside situated source। है ना? जैसे मैं एग्जांपल लेके बनाऊं तो मैं कहूं कि एक पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ है, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इससे नेट फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर हुई उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर चली गई। जल्दी से लिख लीजिए, आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।